शिक्षण संस्थाएं या शैक्षिक संस्थाएं आप लिख सकते हैं इसको, रुचि की शैक्षिक जो शिक्षा देने का काम करती हूँ, शैक्षिक का अर्थ यही है जिसका संबंध शिक्षा से हो, अपनी रुचि की शैक्षिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं की, संस्थाएं की जगह संस्थाओं लिखो, शैक्षिक संस्थाओं, संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अब देखो यहां पर अल्पसंख्यक आया शब्द या नहीं आया, अब यहां पर लिख लेना कि कैसे अल्पसंख्यकों की बात की गई है। तो वो अल्पसंख्यक जो मैं आपको अब तक समझा रहा था इतनी देर, इसीलिए मैंने समझाया, नहीं तो समझ में ही नहीं आता बच्चों को। अल्पधार्मिक हो सकते हैं, और दूसरा क्या, दूसरा आप लिखेंगे, दूसरा किस आधार पर, भाषा के आधार पर। तो दो ही आधार पर अल्पसंख्यक भारत में है। तो सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, यानी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश, राइट ऑफ minorities to establish and administer of educational institutions, really sorry, क्या बोलेंगे, अपनी रुचि की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। यानी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपका स्थापित करना चाह रहा है तो कर सकता है, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी भैया। यहाँ पे दो शब्द याद रखने, स्थापना और प्रशासन, यानी उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देख सकता है, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी वो देख सकता है, कोई दिक्कत। अच्छा, अगली बात करेंगे। यहाँ पर एक दूसरी बात की गई है, आर्टिकल 32 में क्या बात की गई है, वहां पे कहा गया है कि राज्य जब कभी सहायता देगा, राज्य सहायता देता है, ये बात तो आप समझ गए, एड देता है। राज्य सहायता देने में अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है जो स्थापित ये हुए हैं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि भाई ये तो जो है आपका कोई शिक्षण संस्थान बनाया गया, किसी ने कोई अपना कॉलेज बनाया, तो स्टेट को ये नहीं करना है कि भाई ये तो प्राइवेट है तो हम इसको मदद नहीं देंगे, या ये तो माइनॉरिटीज़ के लिए है, इसको चाहे वो प्राइवेट हो या फिर आपका क्या बोलेंगे भाई प्राइवेट की ही बात है, क्योंकि सरकारी होगा तो सीधी सी बात है कि वो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो गया स्वयं ही। अन्य बात कर रहे हैं हम जो राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं है, तो कभी भी ऐसा ना हो कि डिस्क्रिमिनेट करे, कुछ योजना लेके आ रहा है तो उन अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी वो दे करके जाएं ताकि वो भी उसका फायदा उठा सके, है ना। बात क्लियर है, लिखेंगे इस बात को, क्या कह सकते हैं, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। एक बार थम्स अप करिए इस बात पर, कभी मैं इसका ट्रांसलेशन इस तरह से करूं और इसमें थोड़ी बहुत चूक हो तो उसके लिए माफ़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई दिक्कत तो नहीं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, राज्य सहायता दें। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर, दो आधार हैं यहाँ पर, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, क्या बताया मैंने, एक तो धार्मिक आधार पर और एक भाषा के आधार पर, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी ऐसी भूल होती है तो उसके लिए मतलब, ठीक है, थम्स अप कर रहे हैं सर, ऑरेंज पेन से ना लिखें भैया, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों आदत है इसकी, प्रयास करेंगे इससे बचेंगे। वैसे दिख तो जाता होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिखता होगा, बिल्कुल भी, मतलब शायद जोर पड़ता होगा थोड़ा, है ना। ओके, पेन का कलर, अब तुम्हें जो ना आदत हो जाती है एक चीज़ की, अब हम इतने दिन से इससे लिख रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं थी,
आज मैंने खुद बता दिया इसको नहीं लेंगे, तो अब जैसे ही मैं इस कलर को सेलेक्ट करूंगा तो सब लोग बोलने लग जाएंगे नहीं इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। देखिए, सहायता देने में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। नीचे लिखना आर्टिकल 31, क्या ये खत्म हो गया? बताओ किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको खत्म किया गया था? इसमें क्या था? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का अधिग्रहण का अधिग्रहण के खिलाफ अधिकार, ऐसे लिख सकते हैं, अधिग्रहण के खिलाफ अधिकार। क्योंकि भाई पहले आप सबको पता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वह पहले मौलिक अधिकार हुआ था आर्टिकल 19(1)(f) में। एफ में वह क्या होता था, लेकिन उसको हटा दिया गया। और किससे हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसके आगे लिख लेना, इसको रिपील कर दिया गया, इसका निरसन हो गया। निरसन अर्थात समाप्त कर दिया गया। निरसन का मतलब क्या है? ये अब समाप्त हो गया है, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। किससे समाप्त हुआ था? 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, 1978 में। तो इसमें वही अधिकार थे कि भाई पहले संपत्ति का अधिकार, अगर कोई गवर्नमेंट किसी चीज़ को एक्विजिशन कर रही है, एक्वायर कर रही है, तो व्यक्ति के पास अधिकार होते थे उसके विरोध में, लेकिन अब वो अधिकार नहीं है। ठीक है, किस आर्टिकल में पहुंच गया है ये अब बता दें मुझे, ये किस आर्टिकल में पहुंच गया है? तो एक बार मेमोराइज करिए जरा ध्यान से। आर्टिकल 30 में क्या बताया गया कि किसी भी प्रकार की शैक्षणिक जो संस्था है उसकी स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरा फिर बताया गया, राज्य को निर्देश दिए गए हैं ये बात कि राज्य किसी प्रकार का भेदभाव ना करे उन ऐसी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो कि अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई हैं उनको सहायता देने में। ठीक है, कोई भी आपका क्या बोलेंगे, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 32। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो या अधूरा हो। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी हम कह सकते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, संवैधानिक उपचार, उपचार शब्द से आप क्या समझते हैं? उपचार का मतलब क्या होता है? जैसे ट्रीटमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी रेमेडी का मीनिंग क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया जैसे कोई दिक्कत हो जाए, बीमारी हो जाए और वो फिर ठीक हो जाए। पहले बीमारी हो, उपचार उसके बाद ही तो करोगे, या बिना बीमारी के उपचार स्वस्थ आदमी का कर दोगे? आप कहोगे नहीं। तो सीधी सी बात है, उपचार होता है किसी खराब चीज़ का जिसमें कोई खराबी है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो खराबी का होगा, तभी उपचार होगा। और यहाँ पर बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि संवैधानिक उपचार की बात की जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ हो जाए, किससे रिलेटेड? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, उसके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो कैसे ठीक होंगे, फिर पटरी पे कैसे लाए जाएंगे। तो इनको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण हो गया फिर तो। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा, लिखना है इसके लिए। आर्टिकल 32 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। हृदय, हृदय नहीं, हृदय। संविधान की आत्मा और हृदय, यानी कि हार्ट एंड साउल ऑफ, हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संवैधानिक उपचार किस तरह के होंगे? जैसे मैं आपसे बात करूं, आपके पास कोई एक मौलिक अधिकार का नाम लिखिए जो आपने अब तक सीखा हो कि आप इस मौलिक अधिकार को जानते हैं। आपको बोलने की स्वतंत्रता है या नहीं है? संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको थी या नहीं थी? बाल श्रम पर प्रतिबंधित है या नहीं है? बलात् श्रम पर प्रतिबंध है या नहीं है? अपराधों से संबंधित दोहरे शिक्षण का आपका पास में साथी क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता है या नहीं है? तो आप कहें स्वतंत्रताएं हैं, ये सब फ्रीडम हमको मिली हुई हैं।
लेकिन कभी आपको लगता है कि आपकी फ्रीडम यानी कि जो आपका मौलिक अधिकार है, अब एकदम से व्यापक स्तर से बात करते हैं कि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो साथी आपसे छीना जा रहा है किसी भी प्रकार से, तो आप कहाँ जा सकते हैं फिर? तो आप कहेंगे भैया फिर तो हम, अगर हम कह रहे हैं कि उपचार हो सकता है तो कोई एक इंस्टीट्यूशन भी होगा। वही बताया गया कि इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आप तो वो अधिकार फिर किस किस के पास हैं, उन पर विधि कौन बनाएगा, तो यही आर्टिकल 32 में बात की गई है। नोट करना बड़े अच्छे से। पहले तो 32 का 1, इसके सब सेक्शन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिखना। 32 का 1 छोटे छोटे से शब्दों में लिखना। व्यक्ति, व्यक्ति या नागरिक, दोनों शब्द लिखना, क्योंकि ये सबको प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को थोड़ी है। भाई आर्टिकल 32 जो है क्या वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? आप कहेंगे नहीं भैया। तो हम कहेंगे व्यक्ति या नागरिक, व्यक्ति या नागरिक FR फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण पर, अतिक्रमण पर, अतिक्रमण पर सीधे 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 सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, SC लिख लीजिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। क्या होगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार उसको, तो अंडरलाइन रखना दोनों शब्दों को। क्या बोलेंगे, किसका अतिक्रमण होगा भैया? FR का अतिक्रमण होगा। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली on encroachment of फंडामेंटल राइट्स। पहली बात कि भाई अतिक्रमण का मतलब समझ गए, एनक्रोचमेंट का मतलब क्या है? आपके जो अधिकार हैं, आपको लग रहा है कि वो आपके अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए भैया अब मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का काम कौन कर रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ही तो बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या बोलेगा फिर, अभी हम आगे बात करेंगे कि क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको कहा गया है? कभी भी आपसे पूछे, यहाँ से क्या बात निकल के आई हमारी? मौलिक, इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे ना, तो मौलिक अधिकारों को कौन बचा रहा है? तो वो जो बचाए वही संरक्षक, वही प्रोटेक्टर है। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट हम लिख सकते हैं। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है? तो आप कहेंगे भैया सुप्रीम कोर्ट है। दूसरी क्या बात की गई है यहाँ पर? अब आप वहां तो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है इससे लेकर के? तो याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट को FR के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी करने की शक्ति, क्या? रिट, रिट जारी करने की शक्ति, करने की शक्ति दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एक रिट इशू कर देगा। क्या कर देता है? एक रिट इशू कर देता है। और किस आर्टिकल से करता है ये रिट? किस आर्टिकल से? अभी में हम बताएंगे रिट क्या होती है, 5 प्रकार की रिट कौन सी, उन 5 रिटों में क्या बात किया गया, उन सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो रिट जारी करने की जो शक्ति है साथी, ये आपका सुप्रीम कोर्ट के पास में है आर्टिकल 32 से। और आपका हाई कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट भी क्या रिट जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 20, क्या बोलेंगे, 226, 226। अब देखो इतनी बात समझें, यहाँ पर फिर दोनों बातों में अगर दोनों के पास ही है तो फिर तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट सबके शायद स्टेट में होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई जाएगा ही क्यों? देखो यहाँ पर एक शक्ति है, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो आपकी रिट को एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है। कर सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं, कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। हमको जब ये बात कह दी गई कि अतिक्रमण पर सीधे, इस बात को यहां से देखिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये रिफ्यूज इसको नहीं कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट इसके लिए मना कर सकता है। तो रिफ्यूज क्या बोलेंगे इसको भैया? क्या बोलेंगे? हाई कोर्ट इसको रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है। जैसे मनीष कश्यप, आपने नाम सुना होगा, मनीष कश्यप बिहार से रिपोर्टर थे, पीछे उन पे NSA लग गया था। तो आपको पता होना चाहिए, उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, वो मुझसे छीना जा रहा है। तो वो चले गए, आपका रिट उन्होंने कहाँ पर, आपका एक आपका क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पर उन्होंने एक याचिका दी सुप्रीम कोर्ट में।
अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नहीं इसके लिए तुम कहाँ जाओ, हाई कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट ये तो काम कर सकता है कि भाई ये काम आपका हाई कोर्ट से हो जाएगा, तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता